Welcome to Excellent Vision Private Limited Academy. Please see full video till end. हेलो एवरीवन, अब हम डॉट पोलैरिटी के आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, जिसमें अभी तक हमने देख चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ इंडक्टर जब बिहेवियर देते हैं। अगला हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जब इंडक्टर बिहेवियर देते हैं। अब हम आगे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के कोर्स के साथ इनका बिहेवियर कैसा होता है, कब ये डॉट पोलैरिटी हमारी पॉजिटिव में आती है, कब रिवर्सल होती है, कब प्लस कब माइनस, कैसा मिल रहा है। अब हमें इसके बारे में जानना है, तो इसको चालू करें। हम उससे पहले समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। ये एक स्टेप वोल्टेज को दूसरे स्टेप वोल्टेज में चेंज करता है, कुछ स्टेप अप करेगा, कुछ स्टेप डाउन करेगा। ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जब कभी चलेंगे तो उसके अंदर ये सब डिस्कस होगा, लेकिन अभी हमको क्या जानना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है एक कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है। अगर ऐसा है तो अब इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे। एक ट्रांसफार्मर का कोर हमने बना लिया है, इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे। ये वाइंडिंग हम इसको कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, वाइंडिंग करते समय हमने डॉट पोलैरिटी, अगर हम सेम की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमारा दो ट्रांसफार्मर है, इस पे हम दो वाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं जिसके डॉट सेम साइड में हो, डॉट सेम साइड पे हो। अगर डॉट सेम साइड पे होने का मतलब क्या है कि दोनों की वाइंडिंग भी कैसी हो, एक जैसी हो। अभी हमने इंडक्टर की टर्म में पढ़ा था, जब सिंगल इंडक्टर की हम बात कर रहे थे, सिमिलर डॉट जब दिखा रहे थे तो वाइंडिंग हम सेम बना रहे थे। एक कोर के ऊपर जब हमने इसको बना रखा था तो पहले हिस्से में अगर हमने वाइंडिंग ऊपर से नीचे के साइड की थी तो अगले में भी हम ऐसे ही कर रहे थे। अगले में भी हम ऐसे ही कर रहे थे। जब दोनों सेम वाइंडिंग थी तभी ये हमारा डॉट सेम दिख रहा था। अब वैसा ही काम हम इसमें भी करेंगे। इसमें भी हम सेम वाइंडिंग करेंगे और हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे E1 हमने ले लिया प्लस माइनस E1, इस जगह पे हमने ले लिया प्लस माइनस E2। यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट I1, यहाँ पे करंट फ्लो होने वाली I2। इस केस में आपको दिखेगा, ऐसा करने पे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या बन रही है, इसके अंदर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या बन रही है। पहले केस में हम मान के चलते हैं E1 के टर्म्स में। इसमें से देखिएगा, अब मैंने ले लिया ये कोर के ऊपर से होकर के करंट जा रही है, ये करंट ऊपर से होकर के जा रही है, उसके बाद पीछे बेंड हो रही है, आगे से जाके पीछे बेंड हो रही है, तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर शो करेगा। हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन शो करेगा जो कि ऊपर के डायरेक्शन में मिला। आपको फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर के साइड मिली, ये रही फ्लक्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। सेम प्रोसेस हम दोबारा देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा I2 है, ये I2 इस जगह से करंट नीचे से एंटर कर रही है, करंट यहाँ से एंटर कर रही है और आगे जाके बेंड हो रही है। तो अगर हम कोर की बात करें, हम ये कोर की बात करें तो कोर में करंट इधर से आ रही है, आने के बाद इधर बेंड हो जा रही है, इधर आ रही है, आने के बाद बेंड हो जा रही है, और थंब हमारा क्या होगा, नीचे के साइड।
तो मतलब कि फ्लक्स की डायरेक्शन हमें मिल गई नीचे के साइड। फ्लक्स की डायरेक्शन नीचे है, तो इससे क्या पता चला आपको, फ्लक्स जो हमें मिल रही है वो सेम डायरेक्शन में मिल रही है। इधर से घूम के जाएगा तो ये इधर प्लस में सेम डायरेक्शन में आएगा। दोनों साइड से इधर से घूम के आया ये ऐसे, तो ऊपर नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लक्सेस मिल रही हैं, जो यहाँ पे φ1 ये φ2 दोनों आपस में कैसे मिल रही हैं, सेम डायरेक्शन, φ1 प्लस टाइम्स ऑफ φ2। इससे क्या पता चलता है, जब आप जनरली ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, आपने जनरली ऐसे पढ़ रखा होगा डायरेक्टली बुक्स में, या हर जगह पे ऐसे ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मिलता है, कहीं पे एक्सप्लेन नहीं करता है। कोर के ऊपर जब बॉन्डिंग आपने पढ़ रखी है तो यहाँ पे अक्सर देखा होगा, यहाँ डॉट पोलैरिटी बना रखे होते हैं और इसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि म्यूचुअल कपलिंग के कारण या म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, एडिटिव नेचर में है, φ1 प्लस φ2। कैसे नेचर में है, एडिटिव नेचर में है। लेकिन अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन ऐसे हम देख सकते हैं कि एक कोर के ऊपर हमने दो वाइंडिंग लपेटी और दोनों ही वाइंडिंग सेम साइड से है, मतलब जैसी इसकी वाइंडिंग है सेम वाइंडिंग इसकी है, तभी डॉट पोलैरिटी सेम हो गई। डॉट पोलैरिटी सेम मतलब यहाँ प्लस है तो डॉट, यहाँ प्लस है तो डॉट, ये दोनों सेम हो गया। ऐसे केस में हमने कह दिया कि दोनों फ्लक्सेस आपको कैसी दिख रही हैं, ऐड होती दिख रही हैं। दोनों फ्लक्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया जब भी दोनों डॉट एक साइड पे होंगे, दोनों डॉट एक साइड पे होंगे, या तो अबव या तो डाउन, नीचे भी देख सकते हैं आप यहीं से, अगर इस डॉट को हम माइनस मान लें, माइनस को डॉट मान लें, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, डॉट डॉट दोनों साइड नीचे भी डॉट सेम आएगा। फिलहाल अब इसी के आगे हम देखते हैं इसके अंदर इंड्यूस होने वाले वोल्टेज की बात। इसके अंदर इंड्यूस होने वाले वोल्टेज की बात मान लेते हैं, इसके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, M है। इन वाइंडिंग्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M होने के कारण पहले केस में V1 बराबर क्या मिलेगा, पहला तो आप जानते हैं, इसमें तो L1 है, L1 dI1 बाई dt, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सभी को, इतना हिस्सा तो सब जानते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण फ्लक्स कैसी है, ऐड हो रही है, ऐड है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, m टाइम्स ऑफ dI2 बाई dt आ गया। सेम प्रोसेस अगर हम V2 की बात करें, किसकी बात करें, V2 की, सेकेंडरी वोल्टेज, यहाँ पे L2 इंडक्टेंस क्या होगा, L2 dI2 बाई dt प्लस टाइम्स ऑफ m dI1 बाई dt। अगर ये क्लियर हो तो अब इसी का रिवर्सल डॉट देख लेते हैं। डॉट ऐसे जब वो एक दूसरे को रिवर्ट कर रहे हों, इस केस में ध्यान दीजिएगा, अब इस वाइंडिंग को, डॉट अपोजिट है ना, तो डॉट इस ये जो वाइंडिंग बन रही है, पहली वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के रिवर्स होगी। पहली वाइंडिंग हमने देखिएगा ऊपर से नीचे के साइड बनाई है, तो अब अगली वाइंडिंग इसमें जो बनाएंगे, ऐसी बना दी हमने। अब दोनों ही केस में ध्यान दीजिएगा, I2 I1 E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस, ऐसा हो गया। अगर ये केस बन रहा है तो अब इसमें हम फ्लक्स की डायरेक्शन देखेंगे। फ्लक्स की डायरेक्शन पहले के कारण देखिएगा, कोर पे हमारा फ्लक्स सेम पहले ही की जैसा जा रहा है, कोर पे फ्लक्स हमारा सेम पहले की जैसा जा रहा है, करंट इधर से गई इधर बेंड हो गई, इधर से गई इधर बेंड हो गई, फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर थंब के साइड। तो हमें पता चला यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है
वो आगे ऐसे जा रही है। दूसरे केस में ध्यान दीजिएगा, अब इस करंट की डायरेक्शन पे करंट यहाँ अंदर से एंटर कर रही है, इस जगह से एंटर कर रही है, फिर बाहर निकल रही है। कोर हमारा ये हो गया, इसमें करंट इधर से पीछे से आके एंटर करी और बेंड हो गई, इधर से आके बेंड हुई, तो करंट की फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर के साइड। इससे क्या पता चलता है, इसमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो ऊपर के साइड है, ये अपोजिट डायरेक्शन। पहले के कारण फ्लक्स कैसी है इधर, दूसरे के कारण कैसी है इधर। पहले ऐसे है, बाद में दूसरी रिवर्स है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे φ2, इसमें φ1, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण φ1 माइनस ऑफ φ2 क्या मिल गया, φ1 माइनस ऑफ φ2। अब देखने में तो ये लग रहा होगा कि ये प्लस इस जगह पे प्लस डॉट देना चाहिए, जनरल केस में आपको ये मिलना चाहिए, जनरल केस में आपको ये मिलना चाहिए, लेकिन डॉट कन्वेंशन का मतलब समझिएगा। अब आपने डॉट यहां लगा रखा है, पहले के कारण प्लस साइन I1 डॉट यहां हो गया, लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, करंट यहां से इंटर कर रही है ना, करंट इसमें भी यहां से इंटर कर रही है, लेकिन उस समय वाइंडिंग सेम थी, उस समय वाइंडिंग सेम थी। अब वाइंडिंग कैसी है, रिवर्स है। इसके ठीक अपोजिट वाइंडिंग बनाई, तो जो वाइंडिंग ऊपर प्लस दे रही थी, अब वो नीचे क्या देनी चाहिए, प्लस देने चाहिए। तो इस डॉट के कारण डॉट कहां बना, ये नीचे बना। इससे क्या पता चलता है, जब वाइंडिंग्स में एक डॉट ऊपर और दूसरा डॉट हम नीचे बना दें, एक ऊपर और दूसरा नीचे बना दें, I1 I2, इस केस में हमारा जो फ्लक्स होता है वो आपस में क्या हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये ऐसा हो रहा है, तो इसमें डेवलप होने वाला वोल्टेज V1 इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो इसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो क्या होगा, L1 dI1 बाई dt। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, पहला हिस्सा है समान है सभी के लिए। m के साथ देखते हैं, इसमें m dI2 बाई dt यहाँ पे ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिला है, अपोजिशन, एक दूसरे का अपोज कर रहा है। वैसे ही V2 हमने देखा L2 dI2 बाई dt माइनस ऑफ m dI1 बाई dt। ठीक इसका रिवर्सल केस भी आपको मिलेगा, बस इन वाइंडिंग्स को आपस में पलट दिया जाए। पहली वाइंडिंग को आप पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, तो इसके डायरेक्शंस डॉट इधर उधर बदल जाएंगे। इसमें जब पलट देंगे तो इसके डॉट नीचे आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन देख लिया जाए। ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पहले केस में हमने ट्रांसफार्मर बना रखा है, पहले केस में ट्रांसफार्मर में हमने बना रखा है, दोनों की वाइंडिंग सेम है। देखिएगा इसमें जो S बना हुआ है वो दोनों में ही सेम बना हुआ है, वाइंडिंग सेम है। वाइंडिंग अगर सेम है तो पहले हिस्से में मैंने कहा यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, इसको हमने सेम डॉट के साथ दिखाया था। एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, दोनों को सेम डॉट के साथ दिखाया गया था।
अब यहाँ पे ये मिल करके क्या मिल गया आपको, फ्लक्सेस आपस में क्या हो गई, φ1 प्लस φ2, अभी देखा है हमने। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे डेवलप होने वाला वोल्टेज V1 बराबर L1 dI1 बाई dt प्लस टाइम्स ऑफ M dI2 बाई dt। वैसे ही V2 बराबर L2 dI2 बाई dt प्लस ऑफ M dI1 बाई dt। इतना चीज आपको मिल गया। इसी में एक छोटी सी चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा केस आपको मिल रहा हो, जब भी ऐसा केस मिल रहा हो, सेम डॉट के साथ एक जगह से करंट इंटर कर रही है, दूसरी जगह से करंट आउट हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का केस मानते हैं, जिसमें हमेशा ही ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। इस केस में हम हमेशा इसको क्या लेते हैं, टर्न्स रेशियो E1 अपॉन में E2 बराबर, टर्न्स रेशियो E1 अपॉन E2 बराबर हमेशा पॉजिटिव, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर ऐसा मिल रहा है तो I1 बाई I2 इसके ठीक रिवर्स होता है, तो 1 अपॉन A, और ये भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ट्रांसफार्मर जब भी काम करता है एक साइड से सप्लाई लेता है, दूसरे साइड देता है, इसलिए इस जगह पे I1 और I2 दोनों पॉजिटिव लिया गया है। नेक्स्ट केस, फिर से हमने वही किया। अब यहाँ पे वाइंडिंग जो है हम इसको थोड़ा सा बदल देंगे। पहला हिस्सा हमने सेम रखा, इसकी वाइंडिंग को हम रिवर्स कर देंगे। देखिएगा, पहले के लिए S जो बन के आ रहा है ऐसे बन रहा है, इसमें S जो बन रहा है ऐसे बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्ट हैं, दोनों एक दूसरे की उल्टी वाइंडिंग है, इसलिए अलग अलग बन रही है। और ऐसा बन रहा है तो अब हम इसकी वाइंडिंग्स को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में इस हिस्से को अगर हमने प्लस कह दिया तो अब ये हिस्सा क्या हो गया, डॉट हो गया। एक डॉट इधर बना तो अगला डॉट इधर बन गया। यहाँ पे करंट I1 कह दिया, इस जगह करंट I2 कह दिया। इन दोनों ही केस में ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस इसके कारण ऐसा बनना चाहिए, प्लस माइनस ऐसा बनना चाहिए। बनना चाहिए। इसमें फ्लक्सेस क्या हो रहे थे, अभी आपने देखा था जब इसके पहले कराया था, तो फ्लक्सेस आपस में माइनस हो रहे थे, φ1 माइनस विथ φ2। और ऐसा है तो यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज V1 बराबर L1 dI1 बाई dt माइनस विथ M dI2 बाई dt बनेगा। वैसे ही V2 बराबर L2 dI2 बाई dt माइनस विथ M dI1 बाई dt बनेगा। ट्रांसफार्मर रेशियो की बात कर रहे हैं, ये E1 बाई E2 की। ध्यान दीजिएगा, इसका डॉट हमेशा क्या शो करता है, सेम पोलैरिटी। इसमें यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है डॉट के साथ, माइनस। और अगर ऐसा है तो ये E2 आपस में माइनस हो जाएगा। E2 पहले E1 के इसके क्या है, रिवर्स है। इस डॉट के कारण आपका यहाँ बनना चाहिए था प्लस और माइनस, लेकिन बन क्या रहा है, प्लस और ये माइनस। ठीक रिवर्स है एक दूसरे के। अगर दूसरे के रिवर्स है तो अगर हम इसको प्लस लेके चले थे, यहाँ पे हमने प्लस माना था, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस ई मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर रेशियो आएगा, वो जो ए होगा वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, इसका ट्रांसफार्मर रेशियो हमेशा नेगेटिव आएगा। I1 I2 की डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, I1 और I2 दोनों सेम डायरेक्शन में है,
अगर ऐसा है तो अब I1 बाई I2 इसका जो आएगा 1/a, लेकिन ये जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, अब दोनों वाइंडिंग्स फिर से मैंने सेम ले ली। अब ये सेम ध्यान दीजिएगा, पहले वाले के अपोजिट है। पहला वाला यहाँ ऊपर है, दूसरा वाला यहाँ ऊपर है, तो पहले वाले के ठीक अपोजिट है। तो अब दोनों की डॉट पोलैरिटी नीचे साइड बनेगी। दोनों की डॉट पोलैरिटी नीचे साइड बनेगी तो हम इसको कह सकते हैं, जो बनने वाला डॉट कन्वेंशन है, एक डॉट यहाँ बना तो दूसरा यहाँ बना। अगर ऐसा केस बन रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ फ्लक्स जो हो रही है आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। आप कोर पे बना के देख सकते हैं, करंट किसी साइड से इंटर करिए तो नीचे, इस साइड से भी इंटर करेंगे तो नीचे, सेम डायरेक्शन होने के कारण ये फ्लक्सेस आपस में इसमें भी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा V1 बराबर इसके सिमिलर L1 di1 बाई डी टी प्लस में m टाइम्स ऑफ di2 बाई डी टी, L2 di2 बाई डी टी प्लस में m टाइम्स ऑफ di1 बाई डी टी, सेम मिल जाएगा 1 बाई डी टी प्लस में m टाइम्स ऑफ di2 बाई डी टी। V2 बराबर आपको मिल जाएगा L2 di2 बाई डी टी प्लस में m टाइम्स ऑफ di1 बाई डी टी। E1 E2 आपस में दोनों रिवर्स हो चुके हैं, इसके कारण प्लस माइनस ऐसे बनना चाहिए, प्लस माइनस ऐसे बनना चाहिए। दोनों एक दूसरे के रिवर्सल हैं, दोनों एक दूसरे के, यहाँ -E1 -E2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो वापस ट्रांस रेशियो E1 बाई E2 बराबर A, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। I1 बाई I2 बराबर 1/a, ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सेम प्रोसेस। और अब ध्यान दीजिएगा, पहली वाइंडिंग हम सेम रख रहे हैं, दूसरे को रिवर्स कर देंगे। पहली वाइंडिंग सेम है, दूसरे वाले को रिवर्स करना है। ये इसके अपोजिट वाइंडिंग है, तो अगर यहाँ पे प्लस बन रहा है, सॉरी इस जगह डॉट बना था, तो अब इस जगह डॉट बनेगा। ऐसा हो रहा है, तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पे I1 I2 E1 E2, पहले का डॉट यहाँ पे, दूसरे का डॉट यहाँ पे, ठीक रिवर्सल है, देख सकते हैं आप। इस वाले के केस के ठीक रिवर्सल, इसका ये रिवर्सल, लेकिन यहाँ पे अभी भी फ्लक्स क्या बनेगी, φ1 माइनस ऑफ φ2। करके देख लीजिएगा। पहले हिस्से से हम करंट, चलिए एक बार दिखा भी देते हैं। पहले हिस्से से जो करंट है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन से करंट इंटर कर रही है, तो करंट इधर से एंटर कर रही है, कोर के पीछे से आके ये एंटर कर रही है, तो प्लस की डायरेक्शन नीचे, उंगलियां हमारी क्या शो कर रही हैं, करंट की डायरेक्शन, और ये फ्लक्स क्या हो गया, नीचे। तो मीन्स इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो इधर से ऐसे फ्लो कर रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करंट की डायरेक्शन मैंने कह दिया ये है, इधर से आउटसाइड, तो करंट इधर से इंटर कर रही है, करंट अभी भी वैसे ही इंटर कर रही है, और इंटर करने के बाद प्लस क्या हो गई, नीचे। फ्लक्स क्या हो गई, नीचे। दोनों एक दूसरे के रिवर्सल आ रहे हैं।
तो इसलिए फ्लक्स क्या हो गई, डिफरेंस हो गई। सेम प्रोसेस V1 लिखेंगे L1 di1 बाई dt माइनस विथ m di2 बाई dt, V2 L2 di2 बाई dt माइनस विथ m di1 बाई dt। सभी जगह पे पहले से कंपेयर कर लीजिएगा, इवन साइन जैसा भी बना हो उसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरा है तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज माइनस हो जाएगा। इसको E1 कह दिए प्लस माइनस, E2 कह दिए प्लस माइनस, I1 कह दिए, I2 कह दिए। पहले से कंपेयर करके ये हिस्सा प्लस पे डॉट सेम था, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, प्लस पे डॉट प्लस पे सॉरी माइनस पे डॉट रिवर्स हो गया, तो इधर का हिस्सा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ पे ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ माइनस पे डॉट सॉरी प्लस पे डॉट, इसका हिस्सा निगेटिव हो गया। यहाँ प्लस पे डॉट, यहाँ माइनस पे डॉट, इसका भी हिस्सा निगेटिव हो गया। तो माइनस माइनस आपस में कट के क्या हो जाते हैं, प्लस, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। वैसे ही इस जगह से कंपेयर कर लीजिएगा, पहले वाले हिस्से से माइनस पे, यहाँ प्लस पे डॉट, यहाँ माइनस पे डॉट, प्लस पे डॉट, यहाँ माइनस पे डॉट, इसलिए माइनस E1 आ जाएगा। इस जगह पे प्लस पे डॉट, यहाँ प्लस पे डॉट, सेम हो जाएगा, इसलिए इसका आ जाएगा E1 बाई E2 बराबर माइनस ऑफ A या निगेटिव। लेकिन I1 बाई I2 अभी भी क्या रहेगा, 1 अपॉन A पॉजिटिव। अगर इतना क्लियर हो तो अब इसी के आगे, इसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, पिछली वीडियोस में, ट्रांसफार्मर में अगर डीसी दे दिया जाए तो क्या इफेक्ट आता है, हमें ये देखना है। चलिए एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं पहले। नेक्स्ट केस में हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं प्लस माइनस, V हमने सप्लाई दे दी, डीसी सप्लाई। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी के साथ ऑपरेट कर दें तो क्या इफेक्ट आता है, ये आप लोगों ने पूछ रखा था। तो अब इसके ऊपर हम देखेंगे थोड़ा सा। आप जानते हैं डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम वोल्टेज देते हैं, सप्लाई वोल्टेज V दिया हमने डीसी, तो इस पे क्या इफेक्ट आता है। V जनरली आप जानते हैं डीसी सप्लाई के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी और पावर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। ट्रांसफार्मर आपका पावर और फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कांस्टेंट करता है। पावर और फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देता है, कांस्टेंट। तो अब पहले केस में समझिएगा, जब फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0, मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा। अब डीसी के केस में जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्लक्स लेवल समझिएगा थोड़ा सा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ रखा होगा हिस्टैरिसीस कर्व। स्टडी स्टेट पे आने के बाद या हम इसको जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट कराते हैं तो स्टडी स्टेट पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो गया। ध्यान रखने वाली बात ध्यान दीजिएगा, स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पाई बाई डी। क्या होता है? डी पाई बाई डी। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। और अगर फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, φ2 माइनस ऑफ φ1 अगर 0 है, इसके बीच में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका ईएमएफ क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसके अंदर किसी तरह का कोई ईएमएफ ही नहीं डेवलप होगा। ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ। अब आप जानते हैं अगर यहाँ पे ईएमएफ क्या हो गया? 0 हो गया। मान लिया सेकेंडरी साइड की बात कर रहे हैं, ईएमएफ क्या हो गया? 0 हो गया। और आपने पढ़ रखा है, ये जानते हैं आप जनरली कि ईएमएफ अगर 0 हुआ तो पावर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। पावर हमारी कांस्टेंट है और ये किसके बराबर होती है? V इंटू आई के, करंट इंटू वोल्टेज के। एक टर्म अगर 0 हो गया, एक टर्म 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अगर इसका मान बहुत कम हो गया तो इसका मान क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। इसके जो अंदर इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होगी? बहुत हैवी फ्लो होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण, जिस करंट के कारण ये ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है? जल सकता है। इसीलिए आपने जनरली डायरेक्टली बुक में पढ़ रखा है कि इसके अंदर जो डीसी लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। यही कारण है कि आपने पावर को क्या कर दिया? कांस्टेंट। एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि वोल्टेज हमारा क्या है? डीसी। डीसी के केस में आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। और 0 होने के कारण आप जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कि यहाँ कांस्टेंट टर्म फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट। हमेशा जो भी ऑपरेशन करते हैं स्टडी स्टेट पे जाके करते हैं, और स्टडी स्टेट पे आने के बाद फ्लक्स क्या हो जाती है? कांस्टेंट। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो वहां पे सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ही नहीं। φ2 माइनस φ1 हमेशा क्या रहेगा? 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। अगर इसका मान भी 0 हो गया, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान भी 0 हो गया, तो पावर हम क्या जानते हैं? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज का मान बहुत लो या 0 हो गया तो करंट कैसी होगी? बहुत एक्सेसिव, बहुत हाई फ्लो कर जाएगी। इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ डीसी का एप्लीकेशन यूज नहीं करते। ट्रांसफार्मर के साथ डीसी का एप्लीकेशन यूज नहीं करते। एक कॉन्सेप्ट और है इसको समझने का। जनरली आप जेड बराबर क्या जानते हैं? ट्रांसफार्मर के केस में इम्पीडेंस जो होता है वो R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ X1 का स्क्वायर, मतलब ये R01 का स्क्वायर या X01 का स्क्वायर। मतलब सारे ट्रांसफार्मर को रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी करने के बाद, मतलब इसको सब प्राइमरी में लाने के बाद ओवरऑल टर्म R का स्क्वायर X का स्क्वायर यही हमारा Z के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दी? 0। X का मान हमने 0 कर दिया तो Z क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इम्पीडेंस अगर कम हो गया, इसमें Z का मान अगर कम हो गया तो आप जानते हैं, इम्पीडेंस का मान अगर कम हो गया तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? I बराबर V बाई जेड। I बराबर V बाई जेड। इसका मान क्या हो गया? कम। करंट क्या हो गई? हैवी। बहुत हैवी करंट फ्लो करेगी जो कि इसकी वाइंडिंग्स को अफेक्ट करेंगी।
अब यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों है कि किसका ट्रांसफार्मर जल गया या कोर जल गया, क्या जलता क्या है। इसके लिए समझिएगा, इसका टर्म तो जीरो हो चुका है, एक्स का टर्म तो जीरो हो चुका है, बचा क्या है इसके अंदर, रेजिस्टेंस। तो ऑपरेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है, केवल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का भाग किसके साथ आता है, रेजिस्टेंस का भाग किसके साथ आता है, कोर लॉस। किसके साथ आता है, कोर लॉस के साथ। मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर कोर है, वाइंडिंग है, ये टोटल क्या हो जाती है, पूरी पूरी बर्न हो जाती है। इसके ही थ्रू, इसी रेजिस्टेंस के थ्रू ही तो फ्लो होगी करंट। अगर इसके थ्रू फ्लो होगी तो पूरा पूरा करंट का मान बहुत बढ़ गया, I²R, इसका मान बहुत बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस तो मान लीजिए कुछ भी बना दिया एक बार आपने, तो वो तो चेंज हो नहीं रहा है, करंट क्या हो रही है, ये बढ़ गई, तो स्क्वायर होने के बाद क्या होगा, और बढ़ जाएगा। स्क्वायर होने के बाद और बढ़ेगा, इसका मान डबल बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, हीट होगा, बर्न हो जाएगा, हीट होगा और बर्न हो जाएगा। क्लियर हो। तो अब इसी के आगे हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा।